हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको बताया कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत था, उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ था कि द्वंद्वात्मक सिद्धांत कहां से आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा कुछ इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि द्वंद्वात्मक सिद्धांत हीगल से लेकर के मार्क्स तक किस तरह से पहुंचा, मार्क्स ने उसमें क्या क्या चीजें डिस्कशन किया, इन सभी चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार चैनल पर विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आपसे बीए थर्ड ईयर के सोशियोलॉजी के पेपर 1 के चैप्टर नंबर 2 कार्ल मार्क्स के बारे में, जिसमें हमें कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को पढ़ना है। तो कार्ल मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया हुआ था उस बारे में हमने डिटेल पढ़ा हुआ था कि क्या वो सिद्धांत था। तो उनका जो सिद्धांत था उस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने इतिहास को 5 भागों में बांटा हुआ था। पिछली वीडियो में हमने बताया हुआ था कि आज की वीडियो में हम क्या आपको बताने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मार्क्स के आर्थिक प्रणाली के आधार पर इतिहास के 5 युग कौन से, किन युगों में किस तरह से उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि किस तरह से मनुष्य का इतिहास शुरू हुआ था और वहां से किस किस युग के रूप में चेंज होते हुए क्या फ्यूचर होने वाला है मानव जाति का, इस तरह से उन्होंने डिस्कशन किया हुआ था। एंड इसमें उन्होंने कुल 5 तरह के इतिहासों के बारे में बताया है, 5 तरह के युगों के बारे में बताया है कि मनुष्य का जो इतिहास है और मनुष्य का जो फ्यूचर है वो 5 इतिहासों के बीच में रहेगा। उन्होंने किस तरह से इन युगों को डिसाइड किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, उसमें सबसे पहला युग उन्होंने रखा है आदिम साम्यवादी युग। आदिम साम्यवादी युग वो कौन सा युग है? ये वो युग है जब व्यक्ति अपने प्रारंभिक आरंभिक स्थल पर था। ये वो युग है जब व्यक्ति अपने प्रारंभिक टाइम पीरियड पर था कि उसकी शुरुआत हो रही थी, जर्नी की शुरुआत हो रही थी, जहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था कि किसी पर किसी चीज का कब्जा हो। सभी में सभी चीजें सामान्य रूप से थी, किसी को भी धन संपत्ति, निजी संपत्ति जैसी कोई भी धारणा सामने नहीं आई थी। सभी जहां पर रहते थे अपना सब कुछ सबका था, सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहा करते थे। जनसंख्या भी बहुत कम थी, शुरुआत था उस टाइम पीरियड पर किसी को भी मतलब इस तरह से कब्जा करने वाली माइंडसेट की ये मेरा है या किसी और का नहीं है। जहां भी जो व्यक्ति ज्यादा था वहां पर जितनी भी चीजें हैं वो चीज का वो एक्सप्लोर करता था, उसका यूज करता था, सभी मिलजुल करके रहा करते थे। और इसी को कहा है मार्क्स ने आदिम साम्यवादी युग, यानी कि इसमें साम्यवादी भावना है, जो तेरा है वो मेरा है, मतलब वो सभी का है, मतलब वो साम्यवादी व्यवस्था है। और ये पुराने समय की साम्यवादी व्यवस्था थी, इसलिए इसको इन्होंने कहा है आदिम साम्यवादी व्यवस्था। दूसरा इन्होंने बात किया हुआ है दासत्व युग का। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि दासत्व युग की शुरुआत होती है जब ये जो लोग थे, जो लोग पहले खुले में रहा करते थे, सब कोई भी निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहां से जब कृषि और व्यापार जैसी व्यवसाय जैसी चीजें सामने आई तो वहां पर धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया कि ये चीज मेरा है। जब कृषि करने लगे तो ये जमीन मेरा है, कुछ पशुओं को बांध करके उससे व्यापार या व्यवसाय कुछ स्टार्ट किया तो ये मेरा है। ये जब से मेरा वाला कॉन्सेप्ट आया और जिन लोगों के पास इन चीजों पर ज्यादा अधिकार कर लिया, ज्यादा कब्जा कर लिया, उन्होंने जो दूसरे व्यक्ति थे उनको अपना दास बना लिया। उनको अपने के जो उन्होंने कब्जा किया हुआ जमीन था उस पर उनसे खेती करवाते थे, जो उनके गाय भैंस जो भी चीजें थी उनकी सेवा करवाते थे, उनसे जो भी चीजें मिलती थी उसको बेचते थे। मतलब एक दास की तरह लोगों से काम करना स्टार्ट करवा दिया गया। एंड इस युग को कहा गया दासत्व युग। यहां पर जो थे, जो लोग दूसरे लोग थे जिनके पास पैसे की कमी थी या जिनका अधिकार थोड़ा कम था, जिनको कम भूमि पर अधिकार मिला हुआ था, कम चीजों पर अधिकार जिन्होंने प्राप्त किया हुआ था, वो जो लोग थे उनको दास की तरह जो है ट्रीट किया जाता था, दास की तरह काम करवाया जाता था। और युग भी काफी टाइम पीरियड तक चलता रहा। तो इस युग को कहा गया क्या? दासत्व युग। एंड दासत्व युग के बाद तीसरा टाइम पीरियड ये कहते हैं सामंतवादी युग। कार्ल मार्क्स कहते हैं सामंतवादी युग की शुरुआत क्या होती है कि जब राजा और सामंतों का अधिकार होना स्टार्ट हो गया। राजा और सामंतों का अधिकार पूरे क्षेत्र पर होना स्टार्ट हो गया। बेसिकली मेन रूप से कहा जाए तो भूमि पर राजा और सामंतों का अधिकार हो गया। और जो कृषक थे, जो किसानी कर रहे थे, वो अर्ध कृषक के रूप में हो गए, क्योंकि जमीनों पर इनका कब्जा हो गया राजाओं और सामंतों का। और इन जमीनों पर खेती करने का काम तो किसान ही कर रहे थे, लेकिन वो बेसिकली पूरी तरह से किसान नहीं थे, क्योंकि वो एक नियंत्रण में काम कर रहे थे, राजा और सामंतों के नियंत्रण में काम कर रहे थे। उनको टैक्स के रूप में या उनको जो है उनके लिए एक तरह से आप कह सकते हो दासत्व की तरह ही काम कर रहे थे, मजदूरों की तरह ही काम कर रहे थे। मजदूरी लेते थे और उनके लिए काम करते थे, उनके खेतों में कृषि क्या करते थे, उगाते थे। तो इस तरह से एक ऐसे व्यवस्था की स्थापना हो गई जिसमें सामंत और राजाओं के अंडर में किसान काम करने लगे। और इस युग में आया सामंतवादी युग, जिसमें जो बड़े बड़े कबीले के रूप में सामने आए, राजा के रूप में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो किंग वाला कॉन्सेप्ट होता है यहां से इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ। बड़े बड़े क्षेत्रों पर राजाओं ने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां से एक राजा वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कि मतलब एक जगह पर शासन कर रहा है एक राजा है, उसकी हुक्मरानी है और उसके अंतर्गत जितने भी लोग हैं वो उसको टैक्स देंगे, पे करेंगे। टैक्स के रूप में जो जितना भी कहा जाएगा, जितना भी परसेंट, जितना भी हिस्सा कहा जाएगा टैक्स के लिए, वो राजा को या सामंतों को उतना टैक्स देंगे। और यहीं से जितनी भी आपकी राज व्यवस्था आप समझ सकते हो ईस्वी की शुरुआत से पहले से लेकर के अभी तक 16वीं 17वीं शताब्दी तक जितना भी टाइम पीरियड रहा है आपका, ये टाइम पीरियड वही युग था, सामंतवादी युग ही था, जिसमें राजा और सामंतों का ही शासन चलता रहता था।
एंड इसके बाद, इस युग के बाद अगला शासन आता है आपका पूंजीवादी युग। कार्ल मार्क्स कहते हैं पूंजीवादी युग की शुरुआत होती है औद्योगिक क्रांति से। जब औद्योगिक क्रांति होती है, नए नए यंत्र, नए नए मशीन का उपयोग होना स्टार्ट होता है, ये सभी चीजें समाज में आती हैं। और जो पूंजीपति वर्ग था, इस वर्ग ने क्या किया, सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किया और कारखानों और मशीनों का उपयोग करना स्टार्ट किया। और इनमें उत्पादन की शक्ति, जो ये कारखाने हुए, मशीन हुए, इन्होंने उत्पादन की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। एंड इसमें काम करवाया गया किससे, श्रमिकों से, किसानों से, जो मजदूर थे उनसे मजदूरी करवाई गई। और बड़े मात्रा में जो पूंजीपति थे उन्होंने लाभ प्राप्त किया। और जो ये छोटे लोग थे, या मतलब जो श्रमिक काम किया करते थे, उनकी जो लेवल था वो डाउन होता चला गया। और इससे एक जो है संघर्ष स्टार्ट हो गया। एक दो वर्गों में समाज बट गया, जिसमें पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, और इनमें लगातार संघर्ष चलता रहा। और ये संघर्ष धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। पूंजीपति जो है वो पूंजीपति होता चला जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता ही चला जा रहा है, और जो गरीब है वो गरीब ही होता चला जा रहा है। कोई व्यक्ति अगर किसी के लिए काम कर रहा है, श्रमिक है, मजदूरी कर रहा है, तो वो बस अपनी मजदूरी प्राप्त कर रहा है। एंड उससे कितना ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है, कितना ज्यादा उसकी सेलिंग होगी, क्या होगा, वो सब कुछ उस पूंजीपति का है। एंड इसी पर इन्होंने एक अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ने दिया हुआ है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है। जैसे कि एक कंपनी काम कर रही है, कंपनी ने मजदूरों से काम करवाया, श्रमिकों से काम करवाया, अपने एम्प्लॉय से काम करवाया, और उस एम्प्लॉय को जितनी उसकी सैलरी थी उतनी ही सैलरी थी। भले ही उस जो काम करवाया, जो सर्विसेज थे उसके रेट बढ़ गए, उसको उसके लिए लाभ ज्यादा मिल रहा है, लेकिन उसने अपने श्रमिकों को उतना ही रुपया दिया, उससे ज्यादा रुपए नहीं दिए अगर उसने लाभ कमाया। तो इस सिद्धांत को उन्होंने कहा कि इससे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बनता है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीपति वर्गों में धीरे धीरे इन दो वर्गों के बीच में संघर्ष बढ़ता है। और अभी इस समय में भी आप देख सकते हो पूंजीपति वर्ग और श्रमिकों के बीच कितना बड़ा संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। अभी आपने किसानों वाला मुद्दा देखा हुआ था, वहां भी इस संघर्ष का मेन मुद्दा यही था कि आप जो किसानों की जमीन है, मतलब उनका जो फसल है, उसके जो जिम्मेदार है उनको अडानी अंबानी को आप क्यों बना रहे हो। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट था, ये यही कॉन्सेप्ट था। तो अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। अभी पूंजीपति का टाइम पीरियड धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, और एक संघर्ष उत्पन्न हो रहा है। और ये संघर्ष धीरे धीरे इस युग को खत्म कर देगा। एंड इसके बाद एक नया युग आएगा, जिसके बारे में बात करते हैं, समाजवादी युग। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इस पूंजीपति युग में एक ऐसी स्थिति आएगी जब इसका एक्सट्रीम हो जाएगा। एंड जहां पर जो सर्वहारा युग है, जो श्रमिक युग है, ये पूंजीपति वर्ग का भी उसी तरह से अंत करेंगे जैसे उन्होंने सामंतवादी युग का अंत किया था, दासत्व युग का अंत किया था। उसी तरह से इसका भी पूंजीपति वर्ग का भी अंत हो जाएगा। निजी संपत्ति वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और सभी में समान रूप से चीजें होंगी, समान रूप से उनके अधिकार होंगे। किसी का भी किसी भी चीज पर कब्जा नहीं होगा, सभी लोगों के लिए सभी चीजें समान होंगी। एंड ऐसा एक युग आएगा जिसमें सारा कुछ चीजें, सब कुछ समाज का होगा। और वहां से एक ऐसे युग की शुरुआत होगी जो युग सस्टेन कर सकता है, जो युग बना रहेगा, जहां पर किसी भी तरह के वर्ग में कोई चीज डिफाइन नहीं होंगी। राज्य विहीन जो है एक सत्ता स्टार्ट होगी, एक राज्य विहीन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, जहां से समाज हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगा और इसमें संघर्ष नहीं होगा। इसलिए इन्होंने इन 5 युगों में, मार्क्स ने अपने आर्थिक आधार पर इतिहास को इन 5 युगों में बांट दिया है कि सबसे पहले आदिम साम्यवादी युग थे, फिर दासत्व युग आया, सामंतवादी युग आया, पूंजीवादी, फिर समाजवादी आएगा, और समाज पूरी तरह से एक वे में आ जाएगा। एंड इस तरह से इन्होंने अपने सिद्धांत का जो द्वंद्वात्मक, जो भौतिकवादी सिद्धांत था द्वंद्वाद का, उसको इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया। एंड इस तरह से डिफाइन जब आप किसी चीज को करते हो तो आलोचना तो होनी है दोस्त। किसी ने भी कोई भी सिद्धांत दिया हुआ तो आलोचना तो उसकी हुई है। तो मार्क्स ने जो इतना गहरा सिद्धांत दे दिया, जिसने आज तक के पूरे इतिहास को उलट करके रख दिया, जितने भी इतिहासकार थे उनके कॉन्सेप्ट को गलत साबित कर दिया, जितने भी चीजें हुई थी उन सभी के खिलाफ आकर के खड़ा हुआ, तो इनकी आलोचना होनी ही होनी है। तो इसकी आलोचना करते हुए, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना करते हुए सबसे पहली बात रखी गई कि आर्थिक तत्व पर अत्यधिक अनावश्यक बल दिया गया है। इन्होंने कहा, जो अलग विद्वान थे उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि मार्क्स ने जो आर्थिक तत्व है इस पर अत्यधिक और बेवजह ही बहुत ज्यादा बल दे दिया है। इतना ज्यादा कोई चीज नहीं होता है पैसों से ही आधारित, अर्थ से ही आधारित। भौगोलिक, जनसंख्या, सामाजिक तत्व की अवहेलना कर दिया। इनका भी तो कुछ इंपॉर्टेंस होता है, कुछ भौगोलिक आपकी चीजें भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है ना। कहीं की भूगोल अच्छी हो, कहीं की परिस्थितियां अच्छी हो, वहां पर ग्रोथ ज्यादा अच्छी हो सकता है। कहीं पर परिस्थितियां बिल्कुल ही खराब हो तो वहां पर क्या हो सकता है, ग्रोथ रुक सकती है, वो पीछे रह सकते हैं। तो जरूरी नहीं है हर जगह उनकी आर्थिक स्थितियां ही उस चीज को डिफाइन करें। जनसंख्या भी लोग भी डिफाइन कर सकते हैं ना, कि लोग कितने शिक्षित हैं, कितने जागरूक हैं, कितने तीव्र दिमाग वाले हैं, कितना एफर्ट लगाने वाले हैं, किस तरह का माइंडसेट है उनका, तो वो भी डिफाइन करेंगे। सामाजिक जो तत्व है वो भी डिफाइन करेंगे कि किस तरह से समाज बदलेगा, चीजें बदलेंगी, चीजें चेंज होंगी, व्यवस्थाएं बदलेंगी। तो इन चीजों की इन्होंने अवहेलना कर दिया। विद्वान कहते हैं कि इस चीजों की इन्होंने अवहेलना करके केवल आर्थिक तत्व पर इतना ज्यादा बल दे दिया है। इस वजह से इस सिद्धांत को हम कह नहीं सकते कि यह सार्वभौमिक सिद्धांत हो सकता है।
दूसरा, इसकी अवहेलना करते हुए, इसकी आलोचना करते हुए कहा गया कि आर्थिक आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करना असंभव है, कि ऐतिहासिक घटना की आप व्याख्या कर दो आर्थिक आधार पर। उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार, या अभी जो पूंजीपति की आप बात करो, आप पैसों की बात करो, ये अभी स्टार्ट हुआ है, ये इस युग में स्टार्ट हुआ है। अभी 1000 साल पहले, 2000 साल पहले ये चीजें उतना डिफाइन नहीं करती थी, आर्थिक स्थिति उतना डिफाइन नहीं करती थी। उससे पहले भी इतिहास की कुछ चीजें थी। जो समाजवाद था, जो आप आदिम साम्यवादी की बात कर रहे हो, ये भी कुछ चीजें तो थी। तो हर एक चीज को, इतिहास को आप इन आर्थिक आधार पर डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसा विद्वानों का मानना था, और इस आधार पर उन्होंने कार्ल मार्क्स की आलोचना किया। तीसरा था कि मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या में संयोग शब्द को भुला ही दिया है, कि कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं कि लक बाई चांस भी हो सकती हैं, कुछ चीजें हो सकती हैं संयोग बैठ गया हो, इस तरह से चीजें चेंज हो गई है, और इस वर्ड को कार्ल मार्क्स ने भुला दिया है, जो कि होना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मानना था। अगला वह है कि मार्क्स का यह कहना कि इतिहास का विकास राज्य विहीन समाज के निर्माण पर रुक जाएगा, यह संभव प्रतीत नहीं होता है। विद्वान क्या कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जो व्याख्या किया हुआ है कि राज्य जो इतिहास है, जो अपने विकसित रूप में बढ़ता हुआ चला जा रहा है, आदिम साम्यवादी युग से दासत्व से साम्यवादी, पूंजीवादी और समाजवादी पे जाकर के जो कह रहे हैं कि राज्यविहीन सरकार हो जाएगी, मतलब राज्यविहीन कॉन्सेप्ट आ जाएगा, राज्यविहीन एक समाज बन जाएगा, समाजवादी युग हो जाएगा, और यहीं पर ये समाप्त हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो विद्वानों का मानना ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसने अपने हर एक फॉर्म को चेंज करते हुए आगे बढ़ रही है। हो सकता है उस समय समाज में कुछ और भी चीजें आ रही हूं, कुछ अलग कॉन्सेप्ट आ रहा हो। तो ये कह देना कार्ल मार्क्स का कि इतिहास का विकास राज्यविहीन समाज के निर्माण पर रुक जाएगा, यह संभव प्रतीत नहीं होता है। इस तरह से इनकी आलोचना किया। अगला आलोचना करते हुए कहा गया कि मार्क्स का यह कहना सही नहीं है कि आर्थिक शक्ति के द्वारा ही राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है, जबकि स्थितियां इसके विपरीत भी हो सकती हैं। विद्वानों ने कहा कि मार्क्स जो ये कहते हैं कि आर्थिक शक्ति के द्वारा ही आप राजनीति में पावर में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, जबकि स्थितियां इसके विपरीत भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हर समय आपके पास पैसा है तभी आप पावरफुल हो सकते हैं, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे, तभी लोगों के बीच में आपकी एक वैल्यू होगी। नहीं, कई सारे ऐसे लोग भी इतिहास में गुजरे जिनके पास पैसे नाम की चीज भी नहीं थी, कॉन्सेप्ट भी नहीं था, फिर भी दुनिया उनके सामने झुकती थी। जो राजा जिनके पास पैसे, पावर, शक्ति, साम्राज्य होते थे, वो भी उनके सामने झुकते थे बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टर। तो कुछ और भी चीजें हो सकती हैं जो व्यक्ति को डिफाइन कर सकती हैं, व्यक्ति को आगे बढ़ा सकती हैं, व्यक्ति को समाज में एक इज्जत दिला सकती हैं, समाज में एक पावर दिला सकती हैं। वो केवल और केवल आर्थिक स्थिति नहीं हो सकती है, ऐसा विद्वानों का कहना था, और इस आधार पर उन्होंने इसकी आलोचना किया मार्क्स के सिद्धांत का। बहरहाल इन सभी आलोचनाओं के बावजूद भी यह सिद्धांत काफी माना जाने वाला सिद्धांत था, काफी लोगों ने इसकी तारीफ भी किया है, काफी कुछ इससे समाज में चेंजेस भी आए, समाज में इससे बदलाव भी आया, बहुत कुछ चीजें हमें देखने को मिली हैं। एंड इस सिद्धांत के बाद एक नए सिद्धांत का कॉन्सेप्ट दिया है कार्ल मार्क्स ने, वो सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है, कैसे है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन से कॉन्सेप्ट हैं। एंड इसके बाद एक और सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अधोसंरचना, अधिसंरचना का सिद्धांत। मतलब कार्ल मार्क्स अपने आप में बहुत कुछ इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी हुई है। तो आगे के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे वर्ग संघर्ष के बारे में। अगर उस वीडियो में हम कवर कर पाएंगे तो आपका जो नेक्स्ट सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, उस वीडियो में कवर कर लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको लगता है वैल्यूएबल, अपने दोस्तों में शेयर करो यार, उनको भी आपकी वजह से हेल्प हो सके, वो भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो इसके लिए आप उनकी हेल्प जरूर करो। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।